कक्षा 10 देख रहे हो, विषय हिंदी। इसके आधार पर आज का प्रकरण क्या है? छंद। आज का प्रकरण छंद है। ठीक, अब इस छंद के माध्यम से आज आपको यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कक्षा 10 में विषय हिंदी जो है, कक्षा 10 की विषय हिंदी में केवल 2 ही छंद रखे गए हैं। कौन कौन? पहला है सोरठा और दूसरा रोला। यही 2 छंद आपको पढ़ने हैं। कौन कौन? सोरठा और रोला। बहुत ही सरल छंद है ये। और आपको लिखना क्या है इसमें? सोरठा का लक्षण पूछा जाता है, उसके साथ साथ उदाहरण और स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण आप लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि आप ये स्पष्टीकरण यहीं से लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम सोरठा की लक्षण देखते हैं। सोरठा का आखिर लक्षण क्या है? लक्षण मतलब इसे क्या कह रहा है? ठीक, तो सोरठा देखिए कर रहा है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके कहने का मतलब है कि ये देखो जो लाइन है, पंक्तियां जो है, इन पंक्तियां, ये पंक्तियां अर्ध सममात्रिक है। अर्ध सममात्रिक मतलब आधा सममात्रिक छंद है। कोई सम है तो कोई विषम है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है इसमें कुल 4 चरण होते हैं। देखिए 1 2 3 और 4 चरण हुए कि नहीं? इसे कुल 4 चरण होते हैं, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में ही 11 मात्राएं होती हैं। अब देखिए ये हो गया आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका देखिए इधर ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, अब कहा जा रहा है क्या कि यह दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप सोरठा की परिभाषा लिखेंगे या सोरठा का लक्षण लिखेंगे तो आप लिखेंगे यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके कुल 4 चरण होते हैं। 4 चरण मतलब 4 लाइनें या 4 पंक्तियां होती हैं। समझ में आ रहा है? इसके कुल 4 चरण होते हैं, जिसके प्रथम और तृतीय माने पहले और तीसरे चरण में, चरण मतलब पंक्तियां, पहले और तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएं। आपको ग्राफ बना के बता दें हम। देखो पहले और तीसरे चरण में देखो ये पहला हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? तीसरा। ठीक, क्या कह रहा है? पहले और तीसरे में क्या होते हैं? 11 यही कह रहा है ना? बोलो जी। और दूसरा और चौथा 13 मात्राएं। ठीक, अब देखिएगा यह दोहे का उल्टा होता है। क्यों लिखा गया? जब दोहा की परिभाषा आप पढ़ते हैं, दोहा का लक्षण पढ़ते हैं, तो वहां पे ना जस्ट इसका उल्टा दिया रहता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। लेकिन आप दोहा नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि सोरठा पढ़ रहे हैं, तो सोरठा दोहे का क्या होता है? इसीलिए कहा गया कि यह दोहे का उल्टा होता है। एक बार आपको फिर से बता दें कि आप सोरठा पहले हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखने के बाद यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं जैसा कि आप देखें, और जिसके प्रथम और तृतीय चरण में कितने होते हैं? 11 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं। कितना? द्वितीय और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और यह दोहे का उल्टा होता है। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या लिखा है, एक उदाहरण भी दिया है। क्या दिया है? उदाहरण। उदाहरण देने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग जब संस्कृत पढ़ाया जा रहा था तो उसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर पढ़े थे। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिसमें 1 मात्रा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? और दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का बोध होता है। जैसे आपको यहाँ बताया जाए, जैसे देखिए लिखा है अ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री, ये सब क्या है? ध्यान दीजिएगा, इन सब पे जब मात्रा लगाएंगे तो लघु, क्योंकि इनमें 1 मात्रा का बोध किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसी के आगे ये देखो बड़ा हो गया। ठीक, यहाँ पे लिख दिए हम क्या? आ, और ये बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। अब ध्यान दीजिए ये सब किस में चले जाएंगे? दीर्घ में चले जाएंगे, और इनकी जब मात्राएं लगाएंगे तो आप गुरु लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक लघु होता है और एक गुरु होता है। लघु को हम 1 से प्रदर्शित करते हैं और गुरु को 2 से प्रदर्शित करते हैं, गिना जाता है।
यह एक मात्रिक छंद है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इतना आपको समझ में आ गया, आया कि नहीं? अब देखिए क्या लिखा है, ये देखिए लिखा है कि जो सुमिरत सिद्ध होय, मेरा देखिए लिखा है जो सुमिरत सिद्ध होय का मतलब यह है कि यहाँ पर आप मात्रा लगाएंगे। मात्रा में देखिए जो ओ की मात्रा है ना, तो यहाँ क्या हो गया, गुरु हो गया। अब देखिए सुमिरत सब में ह्रस्व है ना, देखिए फिर क्या हो गया, ये लघु हो गया। सिद्धि में लघु है, फिर उसके बाद हो, यहाँ देखिए ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, इसलिए यहाँ क्या हो गया, दीर्घ और लघु। अब इसको गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 मात्रा हुआ। अब देखिए ये आपका पहला हो गया। दूसरा गण नायक करिवर बदन, ग अ की मात्रा है, न में अ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे लघु लघु हो गया। लघु को हम 1 से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा, और दीर्घ को 2 से, दीर्घ या गुरु। अब उसके बाद देखिए ना में आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, गुरु हो गया, दीर्घ का हो गया गुरु, लघु गुरु का नियम जानते हैं। अब इधर देखिए करिवर सब में ह्रस्व है ना, और बदन में भी ह्रस्व है। अब यहाँ गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। समझ में आ रहा है? अब देखिए करहु अनुग्रह सोय, अब यहाँ पे थोड़ा सा भिन्नता है, यहीं पे समझने की बात है। देखिए करहु, इस पे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, सब में क्या है, ह्रस्व है। अनुग्रह, ये जो अ है, अनुग्रह का जो अ है, ये तो ठीक है अ, लेकिन न में छोटा उ होने के बावजूद यहाँ पे गुरु क्यों हुआ, ये आप प्रश्न कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब संयुक्त अक्षर जुड़ते हैं, यहाँ पे देखिए एक अक्षर इसमें जुड़ा है, इसलिए बताया जाता है संयुक्त अक्षर जब जुड़ते हैं तो उनके पहले वाला अक्षर अगर ह्रस्व हो तब पर भी गुरु हो जाता है, और अगर गुरु है, दीर्घ है, तो ह्रस्व तो दीर्घ तो होगा ही। तो नियम के मुताबिक यहाँ पर देखिए ग्रह है, ग्रह के कारण ये न क्या हो गया, गुरु हो गया, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये ह्रस्व है तो ह्रस्व ही रहेगा, और बाकी सोए में देखिए सब सही है, इधर दीर्घ है और इधर लघु है, इसलिए यहाँ पे लघु लग गया, दीर्घ गुरु हो गया, और इधर लघु हो गया। अब इसको गिन लेते हैं, 3 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। ठीक, अब देखिए चौथा चरण आया। चौथे चरण में फिर देखिए यहाँ पे एक अक्षर जुड़ रहा है, ये एक अक्षर जुड़ने के ही, ध्यान दीजिएगा, ये अक्षर जुड़ा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, गुरु हो गया, लेकिन ये क्या रहेगा, छोटी की मात्रा है ना, इसलिए यहाँ पे लघु ही रहेगा, ह्रस्व। फिर उसके बाद देखिए रा में आ की मात्रा, इसलिए यहाँ पे दीर्घ, और स में छोटी की मात्रा से लघु, शुभ में भी लघु, और इसमें भी लघु, और इसमें भी लघु। अब जोड़ लेते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 1 13। वादे के मुताबिक देखिए लिखा है कि इसके प्रत्येक चरण, इसके कुल 4 चरण होते हैं, और जिसके प्रथम और तृतीय चरण में देखिए ये प्रथम हो गया और ये तृतीय हो गया, 11 11 हो गया, और द्वितीय, ये देखिए द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या हो गया, 13 13 मात्राएं हो गए। यह दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। अब आप स्पष्टीकरण हेडिंग डाल करके लिख दीजिएगा, यह पद्य के, इस पद्य के, पद्य माने ये जो लिखा गया है, ठीक है, इस पद्य के प्रथम और तृतीय चरण में 11 11, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं हैं, अतः यहाँ पर क्या है, 16। सरल हुआ नहीं? इतना लिखने पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा परीक्षा में। आया समझ में? अब आइए देखते हैं, इसी कड़ी में एक और जुड़ रहा है जिसका नाम क्या है, रोला। ये देखिए सोरठा से थोड़ा सा भिन्न है, ठीक, और बताया जा रहा है इसमें तो मान लीजिए 11 13 पे यति थी, इसमें भी 11 13 पे यति होगी, लेकिन इसके प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं नहीं बल्कि 24 मात्राएं होंगी, अर्थात 4 चरण होंगे तो 24 चौका 96 मात्राएं हो जाएंगी। आइए देखते हैं कैसे लिखा है। सोरठा रोला पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यह सममात्रिक छंद है। क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है, और इसमें भी कुल कितने, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24। और यहाँ पे प्रत्येक चरण में
भिन्न भिन्न मात्राएं थी, ध्यान दीजिएगा 11 13 व्यक्ति थी, लेकिन यहाँ पर भी 11 13 व्यक्ति, लेकिन 24 मात्राएं एक चरण में होंगी। तो आप लिखेंगे क्या रोला की परिभाषा, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें कुल 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 13 मात्राओं पर हर लाइनों में यति होती है, ये याद रखिएगा। अब यति आप निकाल सकते हैं, गिन लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, ये आपका देखिए यति यहाँ हो गई ना। फिर देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, ये देखो यति हो गई। फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यति हो गई। फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, ये आपका यति मतलब विराम, यति मतलब विराम, अंग्रेजी में स्टॉप बोलते हैं। अब देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं, लिखा है रोला यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें कुल 4 चरण होते हैं, 1 2 3 और 4 चरण होते हैं। 11 13 मात्राओं पर यति होती है, हुई है नहीं, 11 13 11 13 11 13 11 13। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, तो जीती जाती हुई पे देखिए यति लग गया, 11 पे यति लगेगा। अब गिन लीजिए, ज में बड़ी की मात्रा है, त में भी बड़ी की मात्रा है, ज में आ की मात्रा है, त में बड़ी की मात्रा है। तो बड़ी की मात्रा या आ की मात्रा हमेशा गुरु, दीर्घ जिसको हम क्या बोलते हैं गुरु। अब इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, अवग्रह से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान क्या होता है 2 होता है, इसको 2 में गिनते हैं। हरीश इधर देखो, अब देखिए लिखा है जीती जाती हुई, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और 2 11, क्लियर हुआ। 11 13 पे यति होगी, चारों में 11 13 पे यति होगी। अब देखिए इधर 13 निश्चित है होगा, ये देखिए 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 हो गया। ऐसे देखिए इसमें भी है, निज बल से मेट और विधर्मी मुगल कुराजी, देखिए निज, देख रहे हैं निज बल से, फिर देखो बल मेट, समझ में आई नहीं। फिर उसके बाद देखिए विधर्मी, अब देखिए ध है लेकिन ये देखिए र है ना जी सर, जिसके कारण ये क्या हो गया गुरु हो गया। सरल हुआ नहीं, अब बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए जिनके आगे ढहर, अब देखिए जी न के, ठीक, फिर बल, अरे आगे ये देखिए आ की मात्रा ए की मात्रा से दोनों क्या हो गए गुरु हो गए। फिर देखिए सके जंगी न जहाजी, एकदम सरल है। फिर ये है वही, देखो है लघु, लघु नहीं है, है क्या है गुरु है ना। और इधर ये व और ह में देखो बड़ी मात्रा, ठीक, प्रसिद्ध। फिर उसके बाद छत्रपति, अब देखिए ये त्र है, त्र ये संयुक्त अक्षर है, त और र मिल करके बनता है ना, इसलिए ये अब देखिए ये त्र है ना, त्र के पहले कोई अगर ह्रस्व स्वर रहेगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, लेकिन ये त्र अगर ह्रस्व है तो ये लघु रहेगा। ये गुरु कब होगा जब ये दीर्घ होगा तब, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए आप देखिए छत्र, त्र तो साइलेंट मोड में है, त्र तो अपने क्या बोलते हैं ह्रस्व में ही रहेगा, लेकिन इसके पहले वाला अगर ह्रस्व है तो गुरु हो जाएगा, लेकिन अगर गुरु है तो गुरु रहेगा, उससे क्या मतलब है। फिर उसके बाद भूप शिवाजी, अब देखिए सब में 24 मात्राएं आ रही हैं नहीं आ रही हैं। ये देखिए 2 2 4 5 2 7 8 2 10 11, ये देखिए यति हो गई। 2 2 4 1 5 1 6 2 8 1 9 2 11 2 13, आया 24 जी सर। फिर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 2 14 2 16 2 18 19 1 20 4 24, आया ना। फिर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 2 14 2 16 2 18 19 1 20 4 24, और ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24, जिसके प्रत्येक चरण में, चारों चरणों में 24 मात्राएं होती हैं, वह क्या कौन सा छंद कहलाता है रोला छंद कहलाता है। यही 2 आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में रखे गए हैं।
कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में यही दो छंद आपके रखे गए हैं। पहले छंद का नाम क्या है? और दूसरे छंद का नाम लोला। यही दो छंद हैं। इन्हीं दो छंदों को आप ध्यानपूर्वक ऐसे लिखेंगे, निश्चित रूप से परीक्षा में 2 नंबर आपको मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक आवश्यक आपको बात बता दें जो परीक्षा में पूछा जाता है, वह क्या है? जैसे आप लोगों को कल की कक्षा में मैंने आपको यह बताया था कि रस 2 भिन्न प्रकार से पूछे जाते हैं, वैसे ही यह भी 2 भिन्न प्रकार से पूछा है। जैसे पहले में अगर पूछ देगा परीक्षा में कि रोला का लक्षण लिखते हुए उदाहरण मात्रा सहित स्पष्ट कीजिए, यह हो गया। अब अथवा में जरूर प्रश्न आता है, और अथवा में कौन आएगा आपको पता चल गया है। अगर रोला पूछा है तो क्या आएगा? सोरठा। लेकिन सोरठा ये नहीं पूछेगा सोरठा का लक्षण लिखते हुए उदाहरण सहित परिभाषा लिखना, ना ये नहीं पूछेगा, बल्कि क्या पूछेगा? अब यहाँ पे कोई आपको एग्जाम्पल दे देगा, कोई एग्जाम्पल बोले तो उदाहरण दे देगा, और पूछेगा क्या मालूम है कि उपर्युक्त पद्य में कौन सा छंद है और उसका लक्षण लिखिए। बस समझ में आया? ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा में, आपको फंसाएगा। लेकिन आप फंसना नहीं है। अगर यहाँ पे रोला पूछा है तो ये निश्चित रूप से सोरठा होगा, ये नहीं समझना है। कभी कभी रोला का ही उदाहरण दे देगा और आप आंख बंद करके सोचेंगे ये रोला पूछा दे तो सोरठा होगा ही, और आप लिख दिए कि इसका ये उपर्युक्त पद्य पंक्तियों में क्या है? सोरठा है, और सोरठा का लक्षण, और लक्षण में दाब दिए, पूरा सब नुकसान कर गया। ऐसी कोई पहले पढ़ना है, उदाहरण को पढ़ो ध्यानपूर्वक। देखो 11, 13 आ रहा है, अगर हाँ तब तो वहां पे सोरठा हो जाएगा। लेकिन अगर चारों में आ रहा है, 4 पंक्तियां दिया है, चारों में 11, 13 दिया है, तब तो वहां क्या हो जाएगा? रोला हो जाएगा। इसको इसलिए बहुत ही बी केयरफुल जिसको बोलते हैं, बहुत ही अत्यधिक सावधान होकर के आपको हल करना है। सरल हुआ नहीं? ये आपका छंद था, आज आपका छंद खत्म हो गया। अब अगली कक्षा में आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा? अलंकार पढ़ाए जाएंगे। अलंकार ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10 विषय हिंदी में 3 अलंकार आपको पढ़ने हैं। पहला अलंकार है आपका रूपक, दूसरा है उपमा, और तीसरा है आपका बोलो उत्प्रेक्षा। ये 3 अलंकार कल की कक्षा में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 3 अलंकारों को बहुत ही ध्यानपूर्वक बताया जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण कि ये जो लिखवाए गए हैं दोनों, इन दोनों में से एक जरूर आता है, इसलिए आपको दोनों याद करने हैं। लिखने का फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। परीक्षा में आपको 100% नंबर अगर लेना है तो लिखने का स्टाइल, लिखने का नजरिया थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, ठीक है।